कम बच्चे भी कर घर से ले लेंगे लाइव, ऐसा कुछ क्या? चलो, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और जो लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे बच्चों, कंपोनेंट पढ़ रहे थे, नहीं? आप लोगों के मॉड्यूल आने स्टार्ट हो गए क्या? मंगवाओ यार जल्दी जल्दी। सबसे पहला जो कंपोनेंट था आपका वो इनकम टैक्स एक्ट था। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा फाइनेंस एक्ट था बच्चों। फिर इनकम टैक्स रूल्स हमने देखे, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, और सबसे लास्ट में है केस लो। जो आज हमें पढ़ना है यहाँ से केस लो बच्चों। केस लो का मतलब क्या होता है? बहुत बार क्या होता है कि सर डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में डिस्प्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं, मैंने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, पर जो असेसिंग ऑफिसर होगा, मतलब जो मैंने कल बताया आपको असेसिंग ऑफिसर, वो कहता है कि ये खर्चा आपको अलाउ नहीं है, आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। अगर पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, इसका मायने क्या होंगे? आपकी इनकम को वापस बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस कम होगा तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। अगर एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं करेंगे हम, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, और बढ़े हुए पे आपसे टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट। क्या मेरे पास कोई लीगल रेमेडी है क्या? बिल्कुल है। मैं इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट को कहता हूं कि सर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे साथ में ये सब किया है जो गलत है। अगर कोर्ट के अंदर मेरे जो दलीलें हैं, जो भी मैंने अपना कंसिडरेशन बताया है, वो अगर सही है तो मैं केस जीत जाता हूं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एक्सपेंडिचर को अलाउ कर देगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा? मैं केस हार जाऊंगा और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब क्योंकि हर एक बात को आप इनकम टैक्स में नहीं लिख सकते, इसीलिए कोर्ट सामने है बैठा। डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? कोर्ट्स करेंगे बच्चों। और अगर पर्टिकुलर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उस इशू पर वही डिसीजन बना रहेगा। देखो, हम ये जो जूम की क्लासेस घर बैठ के बच्चे देखते हैं, आप लोग तो बच्चों फ्री वाला वर्जन आपने यूज करते हो जूम का, हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। फ्री वर्जन में आप शायद 40-45 मिनट ही आप एक मीटिंग को ऑन रख सकते हो, उसके बाद में आपको मीटिंग एंड करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। पर हमारी जो मीटिंग है बच्चों, वो 24/7 मल्टीप्लाई 365 डेज आप क्या कर सकते हो? रिकरिंग रख सकते हो, चलती रहेगी वो। क्यों सर? क्योंकि हमने इसका पेमेंट किया है, हमने इसका पेड वर्जन परचेज कर रखा है। क्या सिर्फ मित्तल कॉमर्स क्लासेस ये पेड वर्जन परचेज कर रहा है क्या? नहीं सर, पूरे इंडिया में पता नहीं कितने सारे लोग हैं, या पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं जो आज जूम मीटिंग पर अपनी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। क्या आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले जूम मीटिंग एक्सपेंडिचर नाम का कोई खर्चा हुआ करता था इंस्टीट्यूट का? क्या नहीं? कभी था ही नहीं बच्चों, कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि ऑनलाइन घर बैठ के बच्चे आराम से देखेंगे और फेस टू फेस बच्चे अलग से देख पाएंगे। उस जमाने में सिर्फ ये पैनल लगा था और ये बोर्ड लगा था, यहाँ पढ़ाते थे और घर चले जाते थे हम। अब तो सब कुछ है, कैमरा भी लगा दिया सामने, बच्चा घर बैठ के मुझे देख रहा है। तो ये जो खर्चा हुआ है बच्चों, जो एक्सपेंस हुआ है, ये अब स्टार्ट हुआ है। क्या 1961 के अंदर जब ये बन रहा था इनकम टैक्स एक्ट, क्या उस समय पता कर सकते थे कि आप ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं सर। इसीलिए कि सर कोई एक्सपेंडिचर फ्यूचर में होने वाला है, हमें नहीं पता कौन सा और नया एक्सपेंडिचर आएगा। अगर वो एक्सपेंडिचर अलाउ या नहीं अलाउ है,
इसका डिसीजन लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये जूम एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करेंगे, पर मुझे बताइए बच्चों, इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हमें जूम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? यस सर। जैसे हमने खर्च किया है वैसे और भी इंस्टीट्यूट खर्च कर रहे हैं। हमने मान लो साल का 1 लाख खर्च किया है, हम सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए, हम हाई कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ठीक है ये खर्चा क्या होगा, आपको अलाउ किया जाएगा। अब हाई कोर्ट कौन सा था? राजस्थान हाई कोर्ट था बच्चों। अब जितने भी राजस्थान हाई कोर्ट के जुडिक्शन में लोग हैं जो जूम एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, वो सब डेबिट कर सकते हैं, सब पर फैसला आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? ये पर मान लीजिए यही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता तो पूरे इंडिया में जितने भी लोग जूम एप्लीकेशन का एक्सपेंडिचर डेबिट कर रहे हैं सबको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है बच्चों वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में वैसे देखें हम, ये जो आपका केस लो है फाइनल में, सीए फाइनल में जब आप आओगे तो हम वहां पढ़ेंगे कौन कौन से केस लो, बहुत सारे केस लो पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। यहां पर कुछ ही केस लो हैं जो आपके सिलेबस में है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी केस लो आप फाइनल लेवल तक पढ़ेंगे। केस लो का मतलब क्या है कि सर डिपार्टमेंट और जो भी आपका एसएससी उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए जो कोर्ट डिसीजन देता है उन्हें हम केस लो बोलते हैं। अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट के जुडिक्शन में जो भी लोग होंगे उन पर अप्लाई हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो पूरे इंडिया पर अप्लाई हो जाएगा। केस लो रेफर टू द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, द स्टडी ऑफ केस लो, the important and unavoidable part of study of income tax law. It is not possible to parliament to conceive and provide the all possible issues that may be arise in the implementation of any act. सब कुछ आप एक्ट में नहीं लिख सकते। Hence the judiciary will hear the dispute between the SSC and departmental and give the decision on various issues. The Supreme Court is the apex court of country and the law laid down by the Supreme Court is the law of land. सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ बना दिया है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है बच्चों। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया, ये अप्लाई कहां पर हो जाएगा, पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड द डिसीजन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच द सच हाई कोर्ट इज जुडिक्शन। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन कहां पर रहेगा, सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट तक रहेगा। इसे बोल भी दिया है कि आप जब फाइनल लेवल पे आओगे तो वहां आपको क्या पढ़ना है बच्चों, केस लॉज पढ़ने हैं, पहले नहीं पढ़ने, फाइनल में पढ़ने हैं, ठीक है। पहले इंटरमीडिएट पास कर लेंगे हम, फिर फाइनल में जाएंगे और फिर केस लॉ पढ़ेंगे। तो ये थे आपके 5 कंपोनेंट जिसमें क्या बताया गया है, इनकम टैक्स लॉ के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो दिख रहा है आपको लेवी ऑफ टैक्सेस की हम बात करने जा रहे हैं। लेवी ऑफ टैक्सेस, टैक्स कैसे लगाया जाएगा, इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में कैलकुलेट या बांटा गया है बच्चों। पहले आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में आप टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करोगे। तो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल पहले निकाल लोगे आप और फिर गवर्नमेंट को आप पे कर दोगे। अब ये जो पॉइंट्स है बच्चों, देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कि सर अगर आपको कोई इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको सिलेबस की तरफ भी लेके चलूं साथ साथ में। तो बच्चों ये हमारा इनिशियल पेज है और ये सिलेबस के 10 चैप्टर है। बेसिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए बच्चा। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और ये क्या कह रहा है भाई, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना। अगर मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर दिखाऊं तो बच्चों अगर आपको ये नजर आ रहा है तो कितने पेजेस का है ये, 44 पेजेस का है। सर कहना क्या चाहते हो आप, सीधा सीधा बोलिए ना, मुझे बताओ बच्चों। अगर मैं यहां पर आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करूं जो लगभग आपको आधे पेज में लिखा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा? हम कंप्लीट पढ़ेंगे कहाँ? जब इस चैप्टर में चलेंगे। आई बात समझ में आए आपको? ये इसी तरह फिर चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट हेड्स, 5 हेड की इनकम है बच्चों। ये आपका टोटल मॉड्यूल नंबर जो सेकंड है आपका, ये पूरा मॉड्यूल नंबर सेकंड ही है। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो मॉड्यूल नंबर 2 सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। मतलब ये जो आपके लगभग 400-500 पेज का जो मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल, वो बता रखा है इसने आधे पेज में। ये लो, ये कह रहे भाई 5 हेड की इनकम निकाल लेना। सिलेबस का 60% तो यही है भाई, यही तो सिखाना है मुझे आपको सर। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? कंप्यूटेशन बनाने ईच हेड की। कंप्यूटेशन ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। फिर ये क्या करोगे आप? ये चैप्टर नंबर 5 आपका बच्चों, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग करोगे आप इनकम की। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 6। ये ऐसे ही बोल रहा है, सही है, सही है बच्चों। देखो ये रहा चैप्टर 6, दिखाता हूँ। चैप्टर 6 किसका है? एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फिर इसके बाद में आप देखोगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 8। फिर आपका आएगा चैप्टर नंबर 7 डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, चैप्टर नंबर 7। और फिर क्या आएगा? टोटल इनकम, फिर से चैप्टर नंबर 8। और टोटल इनकम के बाद में ये टैक्स आप निकाल लोगे, और निकालने के बाद आप उस पर टैक्स रेट अप्लाई करोगे। और ये कहाँ लिखा गया है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है और नए बच्चे उनको पढ़ाऊंगा मैं। और फिर सबसे लास्ट के अंदर जब 87A की रिबेट वगैरह आप सब दे देंगे, तो फिर क्या आएगा? सेस वगैरह जोड़ दोगे आप, और ये आएगा आप चैप्टर नंबर 9। सर तुसी कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं बच्चों, ये जो पेज है आपके, ये पेज यहाँ पर कोई काम के नहीं है। ये आधे आधे पेज में लिखा जरूर हुआ है, 10 पेज इंस्टीट्यूट ने भर के जरूर दिया हुआ है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा है इस चैप्टर का। अरे क्या करना है बेसिक ओवरव्यू? पूरा डिटेल ही पढ़ना है हमें। जब पूरा डिटेल पढ़ना तो ओवरव्यू करना भी क्या? और ये एग्जाम में आता भी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 9 आपको दिख रहा है, टीडीएस एडवांस टैक्स, ये टीडीएस एडवांस टैक्स मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, टीडीएस और एडवांस टैक्स। बताओ बच्चों कितने पेज का नजर आ रहा है आपको? ये 147 पेजेस का नजर आ रहा है। तो 147 पेज का टीडीएस एडवांस टैक्स टीसीएस हम जब पढ़ेंगे, तो ये आधे पेज में क्या हो जाएगा? अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे जब मेन चैप्टर में चलेंगे वहां पढ़ेंगे ना इसको, और ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसीलिए ये जो स्टार्टिंग के जो पेज इंस्टीट्यूट ने भर के दिए हैं, ये कोई काम के नहीं है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो यहां तक के सारे पेज आप इग्नोर कर देना, क्योंकि ये ऊपर से ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपको इस तरह से इस चैप्टर में चलना है। तभी तो इस चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का नाम क्यों है? क्योंकि आपको ये ऊपर ऊपर से बता रहा है कि ये सब चीजें आपकी आने वाली है, ठीक है। बट काम की चीज क्या, हम सीधा वही निकालते हैं। आप आइए बच्चों सीधा पेज नंबर 30 पर, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो। पेज नंबर 30 क्या बोल रहा है आपके सामने? एक होता है बच्चों प्रीवियस ईयर, और एक होता है क्या? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, कमाते हैं। जिस साल आप इनकम कमाएंगे उसे आप प्रीवियस ईयर कहेंगे, और जिस साल उस कमाई गई इनकम पे टैक्स पे करेंगे वो क्या बन जाएगा? असेसमेंट ईयर बन जाएगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि सर प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो ये एरो इधर क्यों जा रहा है बच्चों? क्योंकि इस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? 23-24 आएगा। आई बात समझ में? और प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट होगा, और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 23 को एंड होगा। ये जो 12 महीने हैं बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर कह देंगे। और इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा आपका? असेसमेंट ईयर। इस प्रीवियस ईयर पे जो इनकम कमाओगे उस पे टैक्स जब आप पे करोगे वो क्या बन जाएगा आपका? असेसमेंट ईयर बन जाएगा। आई बात समझ में आपको? सबसे पहले असेसमेंट ईयर को डिफाइन कर रखा है हमारी बुक के अंदर। असेसमेंट ईयर, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9
दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ जो स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। कि असेसमेंट ईयर का मतलब 12 महीने का एक पीरियड जो हमेशा स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल से होगा, है। हाँ बच्चों, असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सर क्या बोल रहे हो आप, सुनो बेटा, मुझे बताइए असेसमेंट ईयर कब आएगा, जब प्रीवियस ईयर आएगा। आप लोगों का भी प्रीवियस ईयर नहीं है तो आपका असेसमेंट ईयर भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक टैक्स क्या पे करोगे। आपकी कमाई है ही नहीं बेटा, 0/सन्नाटा है, तो टैक्स क्या है, कुछ भी नहीं। तो आपका प्रीवियस ईयर नहीं है तो आपका असेसमेंट ईयर भी नहीं है। अगर मान लो नहीं है इनकम, तो कुछ बच्चे कमा रहे तो अलग बात है, बट मुझे बताइए क्या मेरा प्रीवियस ईयर है क्या? हाँ, क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं। तो अब मेरा प्रीवियस ईयर है तो मेरा क्या आएगा, असेसमेंट ईयर भी आएगा। और प्रीवियस ईयर एंड कब होगा बच्चों, 31/3/2023 को, क्योंकि साल का अंत तो यही होगा ना। इसके अगले दिन से क्या स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 23 से असेसमेंट ईयर। मान लो अगर मैंने एक दिन भी इनकम कमाई है तो एक दिन भी कब आएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर में तो आएगा। इसके बाद क्या आएगा, असेसमेंट ईयर। इसीलिए असेसमेंट ईयर हमेशा स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल से। और ये कितने महीने का होगा, 12 महीने का फिक्स है। पर प्रीवियस ईयर के लिए ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज सीए बना हूं और आज की डेट क्या है बच्चों, 26/8। मैं आज के दिन सीए बना हूं और आज की डेट है 26/8/2022। मुझे बताओ मेरा साल कब एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2023। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है सर, 26/8 से लेकर 31/3/2023। ये मेरा 12 महीने का नहीं है, ये कम है। पर इसके बाद जो ईयर आएगा वो क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर, और वो हमेशा क्या होगा फिर 12 महीने का रहेगा। आई पल्ले बड़ी बात। मतलब प्रीवियस ईयर आपका एक दिन का भी हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर हमेशा फिक्स कितना होता है, 12 महीने का। ओके सर। फिर क्या बोला, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं वो क्या होता है आपका, प्रीवियस ईयर। एंड द सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर द विच इज असेसमेंट ईयर। The income earned by the previous year 22-23 is taxable in the assessment year 23-24। जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर आपको टैक्स कब पे करना है, असेसमेंट ईयर में। तो इनकम आपके 22-23 की है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24। क्या इस लाइन को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, पढ़ के देखिए। प्रीवियस असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का रहेगा और स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल से। बिल्कुल ट्रू लाइन है बच्चों। चलो बात करते हैं अब किसकी, प्रीवियस ईयर की। कौन सा ईयर होता है बच्चों, ऐसा ईयर जो असेसमेंट ईयर से पहले आएगा, वो ईयर जिसमें इनकम आप कमाते हैं। और ये स्टार्ट कब होगा, कभी भी हो सकता है, पर एंड कब होगा, 31 मार्च को। The term has been defined in section 3. It means the financial year immediately preceding the assessment year. As mentioned earlier, the income earned during the previous year is taxable in the, सही लिखा है क्या, जो इनकम आपने कमाई है उसे प्रीवियस ईयर कह देते हैं। 10 मिनट से मैं एक बात बोले जा रहा हूं, पर बात है क्या, एक ईयर जिसमें इनकम कमाते हो वो प्रीवियस ईयर है, एक ईयर जिसमें उस कमाई के इनकम पे टैक्स पे करोगे वो क्या है, पहले प्रीवियस ईयर बाद में असेसमेंट। बात तो यही है बस। अगर आपका बिजनेस न्यूली सेटअप है बच्चों, द बिजनेस और प्रोफेशन आर न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो बताओ क्या होगा, जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, हमेशा 31 मार्च को एंड होगा। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से मुझे ये 2 मुश्किल क्वेश्चन है करके दिखा दीजिए। बहुत मुश्किल है भाई, मुझसे तो आज तक हो ही नहीं पाए ये क्वेश्चन। एक बिजनेस तो 93 से स्टार्ट है बच्चों, उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा उसका, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो 1 अप्रैल 22 स्टार्ट होगा। और
पर एक ऐसा बिजनेस जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1 जुलाई 2022 को बना है, ये डिटरमाइन करना उसका प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा? 31 मार्च 23 को एंड हो जाएगा। बोलिए भाई। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, इसकी बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको फिर से एक बात याद करवा दूं। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो और असेट में इस पे टैक्स पे करते हो। ठीक है सर। एक पर्सन अभी इंडिया में है, सुनना प्रॉब्लम को, सुनना बेटा। ये इंडिया में है, इसको कोई सामान मंगवाना है यूएस से। एक कंट्री है बच्चों यूएस, वहां से कोई सामान उसको इंडिया में मंगवाना है। तो जब ये यूएस से इंडिया में कोई सामान मंगवाएगा तो इसे इंपोर्ट कहते हैं, और इस इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखेंगे। तो सामान मंगवाना है इस पर्सन से इंडिया में, इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। ये पर्सन मिस्टर एक्स है जिसे सामान मंगवा रहा है, मिस्टर पी इंडिया में सामान मंगवा रहा है, तो मिस्टर एक्स को मिस्टर पी पेमेंट भी कर देगा। पर ये जो सामान आएगा वो किसके थ्रू आएगा बच्चों? शिप के थ्रू आएगा। अरे बोलिए ना। और ये शिप किसी नॉन रेजिडेंट का है। एक नॉन रेजिडेंट है बच्चों, मिस्टर वाई, इसका ये शिप है जो यूएस का ही था। जैसे मुझे जयपुर से कोई सामान पूना भेजना है तो मुझे फ्रेट चार्जेस देना पड़ता है, वैसे ही मैंने यूएस से सामान इंडिया मंगवाया है तो मुझे उसका भी तो फ्रेट देना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? तो मिस्टर पी ने क्या किया, इस मिस्टर एक्स को, सॉरी मिस्टर वाई को फ्रेट का अमाउंट पे किया है, और ये फ्रेट कौन सी है? ओशियन फ्रेट है बच्चों। ठीक है, कितना पे किया सर? मान लेते हैं हमने इसको पे किया है, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लो, 10 लाख रुपए, 10 लाख हमने इसको फ्रेट पे किया है। अब मुझे बताओ बेटा, ये 10 लाख क्या मिस्टर वाई के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? यस और नो? ये इनकम कहां से कमाई है, तो इसका मतलब ये कहां टैक्सेबल होनी चाहिए? इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। अब मिस्टर वाई कहता है ठीक है कर देंगे ना टैक्स, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी तो कमा रहा हूं, मतलब प्रीवियस ईयर है, 5 लाख 10 लाख जो भी मिला है। मेरे जैसे ऐसे मान लो इसके पास 20 लोग और भी थे जिन्होंने सामान मंगवाया था इससे, तो मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया? 2 करोड़ फ्रेट मिला इसको, 2 करोड़ का। उसने कहा सर अभी तो प्रीवियस ईयर है, आऊंगा ना अगले साल टैक्स पे करने। बताओ बच्चों, क्या ये अगले साल आएगा? पर कानून तो ये बन चुका है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ और टैक्स के पे करो असेसमेंट ईयर में। क्या हिंदुस्तान का इनकम टैक्स बोल सकता है क्या नहीं नहीं तुझे हम नहीं जाने देंगे, टैक्स दे दे? वो क्या बोलेगा? अरे तुम खुद पढ़ लो क्या लिखा है तुमने, तुम खुद लिख के बैठे हो, 1 साल कमाओ अगले साल क्या करना? टैक्स पे करना। अभी तो कमाया है, वेट करना, मैं आऊंगा। परदेसी परदेसी जाना नहीं, पर परदेसी तो जा रहा है बच्चों। तो अब यही इनकम टैक्स कहता है तू रुक, अभी पूरी बात पढ़। ये भी पढ़ेंगे बच्चा, जितने पेज में छोड़े ना सब पढ़ेंगे। ये क्या लिखा? नॉर्मली क्या होता है बच्चों, सर्टेन केस व्हेन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी एसेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स या उसी समय टैक्स ले लिया जाएगा। जनरल रूल क्या बोलता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेस इन द असेसमेंट ईयर फॉर द फॉलोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि सर जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई उस पर टैक्स कब देना होता है? असेसमेंट ईयर में देना होता है। पर इस रूल के एक्सेप्शन क्या है कि सर इनकम ऑफ द, इन केस ऑफ द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेस इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। किस केस में? इन 5 केस के अंदर बच्चों, इन 5 केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पर आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहला केस पढ़िए क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। दूसरा क्या है? पर्सन लिविंग इंडिया, मतलब ऐसा आदमी जो इंडिया छोड़ के जा रहा है।
AOP BOI artificial judicial person formed as a particular event or purpose. Person likely to be transferred the property to avoid tax. डिसकंटिन्यू बिजनेस. ये 5 केस अभी हम डिस्कस करेंगे इन पांचों केस का. इन पांचों केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा. देखो पहला केस क्या है, पढ़िए पहला केस. शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट. कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट और शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड हैं और आपने फ्रेट कहां से कमाई है, इंडिया से कमाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप फ्रेट कमाओगे उसका 7.5% आपकी इनकम बना दी जाएगी और उस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे तब तक आपको इंडिया छोड़कर जाने ही नहीं दिया जाएगा. हम पकड़ लेंगे आपको कि टैक्स दे पहले, उसके बाद जाना हमारे इंडिया को. Where a ship belonging to or chartered by the non-resident carries passengers, livestock, mails, goods shipped at port in India, the ship is allowed to leave. तभी जाने दिया जाएगा. The port only when the tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for the payment thereof. या तो टैक्स पे कर दे या फिर टैक्स पे करने के सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर जा. अरेंजमेंट मतलब बैंक एफडी कर जा, पैसा रख जा कि साहब ये लो मैं बैंक गारंटी दे रहा हूं आपको, जितना टैक्स बनेगा ये बैंक हमारा पे कर देगा और बैंक को हम दे देंगे. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तभी क्या करेगी, इसको अलाउड टू लीव करेगी, जाने देगी. 7.5% जो भी फ्रेट पे किया है पेबल ऑफ द ऑनर ऑफ द चार्टर ऑफ एनी पर्सन वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया of the account of the such carriage of deemed to be the income of the chargeable to tax in the same year of which earned. तो जो भी आपकी फ्रेट है उस फ्रेट का 7.5% इनकम मान लिया जाएगा और उस इनकम पे टैक्स बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. तो ये पहला केस है बच्चों. बताओ क्या है केस, कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है, शिपिंग बिजनेस में है, तो उसी समय टैक्स पे करो और फिर बाद में जाओ घूमो मजे करो कुछ भी करो. दूसरा केस, पर्सन लिविंग इंडिया. अगर कोई पर्सन भारत को छोड़कर जाने वाला है परमानेंटली, तो भारत देश कहता है जा भाई हमारे पास तो बहुत है, और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हमें हमारे हिंदुस्तान के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ा रहे, टेंशन नहीं, तू जा. पर तू आज जा रहा है ना, तो तेने जितना आज तक कमा लिया है, आज के दिन तक जिस दिन जा रहा है, टैक्स उसका अभी दे जा. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आज के दिन जा रहा है, आज का दिन कौन सा है बच्चों, आज है हमारा 26 अगस्त 2022. ये साल कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2022. इसका मतलब इतने दिनों तक इंडिया में इनकम कमाया. इस साल का असेसमेंट ईयर कब आएगा बच्चों, 23-24 आएगा. इतने पीरियड में मान लो जो अपने प्रॉफिट कमाया है, क्या 23-24 में वापस देने आओगे, क्या नहीं आओगे. इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सर आपको तभी जाने देंगे हम यदि आप इस पीरियड का क्या पे कर दो, आप टैक्स पे कर दो. अब क्वेश्चन ये उठता है, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कोई आदमी परमानेंटली जा रहा है, क्या पासपोर्ट में लिखा होता परमानेंटली ट्रांसफर, तो हमारे वाले पे तो नहीं लिखा हुआ. गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है, गवर्नमेंट पूछते परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली, एयरपोर्ट पे खड़ा हो गए. अच्छा आपको दूसरे देश की पीआर जरूरी है बेटा, सारी कंट्री पीआर लेके बात करती है. कुछ ही ऐसी कंट्रीज है बेटा जहां पर पीआर के बेस पर आपको क्या मिलता है. हाँ देखिए बच्चों, यहां पर आप सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते. अगर सटीक अंदाजा होता तो नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाते देश छोड़ के, ये विजय माल्या जैसे भाग जाते क्या, तो सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते आप. आपको ये एहसास हो रहा है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एहसास हो रहा है कि यार ये पर्सन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, इसने यूएस में मकान परचेज कर लिया है, वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है या मिल गई है उसको, ठीक है, इसने अपने बच्चों के एडमिशन्स वहां करवा दिए हैं, इंडिया वाली गर्लफ्रेंड छोड़ दी, वहां वाली परमानेंट कर ली, जो भी है. इसका मतलब क्या है, उसकी इंटेंशन अब इंडिया में आने की नहीं है. ये किसको लग रहा है बच्चों, असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है. असेसिंग ऑफिसर जो था ना, कल हमने पढ़ा था, सबसे नीचे आईटीओ है, फिर उसके ऊपर कौन है, एसीडीसी, फिर कौन है, जेसी,
फिर कौन आएगा CIT, फिर आएगा PCCIT, फिर आएगा आपका CBDT, फिर कौन है मिनिस्ट्री, उसके ऊपर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद है ना आपको, ये पूरी हायरार्की हमने देखी थी। तो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया को छोड़कर जा रहा है या जाने वाला है, तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, जाओ भाई कोई बात नहीं, पर जो टैक्स बनता है ना तेरा आज तक का वो दे जाओ, निकल यहां से। पढ़ो, वेयर इट अपियर टू असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, क्या लगता है इसको, दैट एनी इंडिविजुअल may leave India during the current financial year or shortly after the expiry of no present intention returning to India। इसका मतलब उसका इंडिया में वापस आने का अब कोई मूड नहीं है। The total income of the such individual for the period from the expiry of the respective previous year up to the probable date of his departure from India is chargeable to tax in the assessment year। आई क्या बात समझ में? ये एग्जाम्पल पढ़िए। देखिए जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, अगर आपके पास किताबें नहीं आती, देखिए मैं ये चैप्टर का प्रिंट आउट आपसे निकालना नहीं चाह रहा, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको। जब आपके पास बुक्स आ जाएंगी तो उसके बाद वहाँ पर रीड कर लेना आप, या फिर अपने को टाइम मिलेगा तो एक दिन में रीड और करवा दूंगा मैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसका प्रिंट आउट आप निकालें, ये 72 पेजेज हैं, इसका प्रिंट आउट आप निकालें, लगभग 100-150 रुपये आप कैसे लग जाएंगे। इस पर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास में लिखवा दिया मैंने, जो बच्चे पुराने उनको पता होगा, मैंने लिखवा दिया सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब आपके पास मॉड्यूल आ जाएगा तब इसको हम देख लेंगे फिर से एक बार, ठीक है। पर चैप्टर नंबर 2 अगर आपको लगता है कि मॉड्यूल आने में अभी और समय है, अगर 2 से 3 दिन में आपका मॉड्यूल आपके पास आ जाता है तो आपको चैप्टर नंबर 2 का प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कब तक ऐसे टीवी देखते रहेंगे भाई, लिखना भी तो है कुछ ना कुछ आपको। तो मॉड्यूल जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, वो आपको प्रिंट आउट लेना है। चैप्टर नंबर 2 कहां से मिलेगा सर? इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट आपको पता ही है बेटा, वहां पर आपको जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसमें चैप्टर 2 लिखा मिलेगा आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसके प्रिंट आउट आप लेके बैठना जब भी हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा आपको 2 दिन पहले कि भाई अब 2 दिन बाद इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए अगर आपके पास किताबें नहीं आई है तो। कि भाई कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अब यहां से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बच्चों सारे एग्जाम में खूब आते हैं इस पे क्वेश्चन, इसीलिए तो इसके लिए पहले से अब प्रिपेयर हो जाना। आज ऑर्डर किए बुक्स, बहुत बढ़िया भाई। ऑर्डर करने के बाद कितने दिन में आ रही है बुक? 12 to 13 डेज। अच्छा 12 वर्किंग डेज लिखा हुआ आता है क्या उसमें? आ कितने जाते हैं नॉर्मली? 8-10 दिन ही लग रहा है क्या? चलो ठीक है, एग्जाम्पल कर दिएगा आपने ये वाला, करो। तो 10/6/2022 को जा रहा है भाई, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 10/6/2022 तक का जो भी टैक्स बनेगा दे दिया और दफा हो जा। नेक्स्ट पॉइंट, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। सबसे पहले ये एओपी बीओआई क्या होते हैं? देखिए बच्चों, एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होते हैं एओपी बीओआई। अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप नहीं कंटिन्यू करना तो आपको डिजोल्व कर देते हैं उस फर्म को। पर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप कुछ लोगों के साथ में आ रहे हैं, मान लो कोई फिल्म स्टार आने वाला है जयपुर के अंदर, उसका इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया कि ठीक है बुलाते हैं, लोगों से टिकट लेंगे, फिल्म स्टार लेगा 10 लाख रुपए, लोगों से इकट्ठा कर लेंगे 20 लाख रुपए, 5 लाख व्यवस्था के लग जाएंगे, 5 लाख हमारी जेब में बच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, हमने 2 लोगों ने मिलकर ये काम करवा दिया। फिल्म स्टार आया, लोगों से टिकट लिया, फिल्म स्टार को पैसा दे दिया, वो चला गया,
लोगों से टिकट हमारी जेब में आ गई, खर्चा खर्चा बांट दिया, 5 लाख आया, 5 लाख आपने में दोस्त को दे दिया, 5 मैंने रख लिया, इवेंट खत्म हो गया। क्या पार्टनरशिप चल रही है क्या? नहीं, सब खत्म। तो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब आप एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं, एक्चुअली ये पार्टनरशिप नहीं होती, बस आप मिलकर कोई काम करने वाले हैं, उसे एओपी बीओआई कहते हैं। मैंने इसी क्लास के अंदर मैंने एग्जांपल भी दिया था एओपी बीओआई का समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए मुझे एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो सड़कें बनी होती है ना बच्चों, इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो राज्य सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मुझे एक सड़क बनानी है बच्चों, जयपुर से कोटा तक की, और मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स के अंदर अच्छी लाइजनिंग है, मैं नेता लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। जो भी हमारे मंत्री साहब है वो मेरे जान पहचान के थे, और उन्होंने मुझे ये जयपुर से कोटा की बढ़िया सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पर मुझे सड़क बनाना नहीं आता भाई, मुझे तो सिर्फ अंदर सेटिंग करनी आ रही, तो करके आ गया मैं, सड़क बनाने का काम तुम्हारा है भी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपनी के पास जाता हूं जो सड़क बनाने का काम करती है। मान लो एक कंपनी, नाम सुना होगा आपने, पटेल कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी कंपनी गुजरात की। मैं पटेल कंस्ट्रक्शन के पास जाता हूं, मैंने कहा साहब, पटेल साहब ये सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। पटेल साहब कहते हैं बस यही तो नहीं मिलता हमें, ये आपको मिल गया, चलो एक काम करते हैं सड़क बनाते हैं। अब मैं और पटेल साहब मिलकर हम सड़क बनाएंगे, मेरा कोई काम नहीं है बेटा, काम तो उन्हें क्या है, बस मैं तो पार्टनरशिप में आ रहा हूं। मैंने बोला कि साहब जो भी इनकम कमाएंगे इस प्रोजेक्ट से, उसका 10% आप मुझे दे देना, 20 दे देना, 30, जो भी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमने सेट कर लिया। सड़क बन गया। सड़क बनने के बाद में इस सड़क को हमने हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट को, हमने पैसा भी कमा लिया। अब मुझे बताओ बच्चों, पटेल साहब अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, क्या ये पार्टनरशिप है क्या? नहीं सर। किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम साथ में आए हैं, वो पर्टिकुलर इवेंट आपका कंप्लीट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे हम एओपी या बीओआई। एओपी या बीओआई। बीओआई का मतलब हो गया कि सर सभी लोग इंडिविजुअल हैं। अब ये इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे आप लोग हैं, जैसे मैं हूं, हम इंडिविजुअल्स है बच्चों। जो नेचुरल पर्सन होता है उसे इंडिविजुअल हम कहते हैं, जो जन्म लेता है, जो बड़ा होता है, जो सीए करता है, फाउंडेशन पास करता है, हो गया ना पास सबका, पास नहीं भी करता, इलेक्शन में जो खड़ा होता है, ये सब इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर दो लोग इंडिविजुअल मिलकर ये काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर यदि एक इंडिविजुअल और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक तो इंडिविजुअल है या एक कंपनी है या दो कंपनी है या दो पार्टनरशिप फर्म है, और ये मिलकर ये इवेंट पूरा करने वाले हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, इफ एओपी बीओआई formed or established for the particular event or purpose and the assessing officer apparent that उसको लग रहा है कि ये जो AOP BOI है likely to be dissolved in the same year or the next year, या तो उसी समय या अगले साल तक खत्म हो जाएगी, he can make the assessment of the income up to the date of dissolution as the income of the relevant assessment year। आई क्या बात समझ में आपको ये? तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि साहब आपका AOP BOI तो खत्म हो गया, अब क्या प्रीवियस ईयर और क्या असेसमेंट ईयर, जो कमाया टैक्स दो, नक्की हो जाओ काम अपना। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या करने वाले हैं, और उस प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करने की आपकी इंटेंशन नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी पे जो ट्रांसफर करने से जो टैक्स बनेगा ना आपका, जैसे मान लो किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ट्रांसफर करना चाहता है, और वो अंदर खाते ही कुछ करने वाला है, गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा, आप टैक्स की चोरी करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अब गवर्नमेंट क्या कर देगी बेटा, उसी समय क्या ले लेगी? टैक्स वसूल लेगी। पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर, इट इज अप्रेंट दैट असेसिंग ऑफिसर दैट द पर्सन लाइकली टू बी चार्ज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज और अदरवाइज पार्ट ऑफ विद एनी हिज एसेट्स टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट, द टोटल इनकम ऑफ द सच पर्सन for the period from the expiry of the previous year of the date when the assessing officer commenced the proceeding under this section is chargeable to tax under assessment year। कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी पे क्या करने वाले हैं, टैक्स की चोरी करने वाले हैं, तो क्या कर दिया जाएगा बच्चों? उसी समय टैक्स वसूल लिया जाएगा।
और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर लास्ट, डिसकंटिन्यू बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब क्या कर दिया बच्चों, बिजनेस अपना बंद कर दिया है। डिसकंटिन्यू मतलब क्या हो गया, बंद कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, अब जब बिजनेस बंद हो गया है तो क्या तेरा प्रीवियस ईयर और क्या तेरा असेसमेंट ईयर दे के नक्की कर दे काम, ये जो बनता है दे और चलो अपने घर पे। वेयर द एनी बिजनेस इज प्रोफेशन डिसकंटिन्यू इन एनी असेसमेंट ईयर, the income of the period from the expiry of the previous year up to the date on which the discontinue is made, discretion of assessing officer to be charged to tax and that assessment year। तो वो डेट जिस समय आपने बिजनेस बंद किया है, या वो डेट जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रही है, उस डेट के हिसाब से आप टैक्स पे कर दीजिए। आपका कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बचा ही नहीं अब, तो क्या असेसमेंट ईयर और क्या प्रीवियस ईयर। आई बात समझ में। नॉर्मली प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, पर इन 5 केस के अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। 5 इनकम कौन सी है, पहला एक नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, दूसरा एक पर्सन जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है लिविंग इंडिया, तीसरा एओपी बीओआई जो किसी इवेंट पे काम कर रही है, चौथा कि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं किसके, अवॉइड द टैक्स के लिए, और पांचवा डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। आज तक इस चैप्टर से थ्योरी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये वाला ही, और वो भी कम से कम 26 अटेम्प्ट पहले, 13 साल पहले। उसके बाद कभी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको एक बात फिर बोलता हूं बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, 3500 पेजेस का सिलेबस है हमारा जो हम यहां कवर करेंगे। सर क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए किस तरफ फोकस करके चलना है हमें। 3500 पेज कम नहीं होते बच्चों, बहुत समय लगेगा। क्या उसे रिटेन कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। इसीलिए फोकस करना पड़ेगा आपको कि सर क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एबीसी एनालिसिस देख ले हम, अरे एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं होता भाई। मैं आपको एबीसी का भी एबीसी बताऊंगा क्लास के अंदर, हर एक टॉपिक में बताऊंगा कि क्या पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, क्या नहीं पूछ रहा। ये खुद करो अपना एबीसी एनालिसिस। सर मैं बता दो वो 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है और बाकी बता दो कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर ले। ऐसा नहीं होता बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट भी है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखो आप। जो काम का नहीं उसे छोड़, अभी मैंने क्या बोला, ये सब चीजें स्टार्टिंग में 20 पेज कोई काम का नहीं है, उसे पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे यार, आगे सिलेबस में यही तो करना है, आगे 5 महीने में यही तो पढ़ना है सारा का सारा, तो उस 15 पेज को पढ़ के क्या कर लेंगे अपन। आई बात समझ में आपको, तो वो काम का नहीं है। ये जो हमने पढ़ा है अभी, मैंने बताया कि सर रेयर है आने का, आज तक यही आया, उससे कुछ पूछा भी नहीं गया। अगर हम देखें, आप इसके पीछे के क्वेश्चन देखोगे आप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो बनता है इंस्टीट्यूट का, उसमें भी इसने यही पूछ रखा है कि सर वो कौन कौन सी इनकम है जिसके अंदर क्या होने वाला है, आपको टैक्स हाथ के हाथ पे करने वाला है। आप अपने अपना इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल आप स्कैनर आप देखोगे एमसीसी का, तो उसमें यही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैंने डलवाया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों थ्योरेटिकल वाला, एमसीक्यू बन सकता है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो 5 केस हमने देखे, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे पहले जो मैंने कुछ छुड़वाया था, देखो ये वाला प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पढ़ा हमने, उसके बाद में एग्जाम्पल कर लिया, और फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज ब्लैक मनी। और बताओ बच्चों ब्लैक मनी पे टैक्स रेट क्या होता है। गवर्नमेंट इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 चीजों को ब्लैक मनी मानती है। ये 6 है ब्लैक मनी बच्चों। सबसे पहला क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, where any sum is found credited in books of accounts by SSC and the SSC offer no explanation about the nature of source of explanation offer is not satisfactory in the opinion of assessing officer। मैं आपके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता हूं, कर दिया, अब आपके पास 200 करोड़ रुपए आ गए।
अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कहां से आए, आपने एक्सप्लेनेशन दिया या जो एक्सप्लेनेशन आप दे ही नहीं पाए, इन दोनों ही केस के अंदर या तो आपने दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, आपने कहा सर वो मतलब पता नहीं कहां से आए, मेरा दोस्त था कह रहा था कि गेम खेलते हैं क्या पता पैसे बन जाएंगे और ये बन गए, मतलब ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। या फिर आपने कहा मुझे क्या पता कहां से आए, तो ऐसे पैसे को हम क्या कह देंगे, ब्लैक मनी कह देंगे। कैश क्रेडिट का मतलब, कैश का मतलब वो वाला हार्ड कैश की बात नहीं हो रही, इस कैश का मतलब क्या है, आपके अकाउंट में पड़ा है बच्चों पैसा, जो किसी ने आपको भेजा है, किसी ने भी आपको भेज दिया, तो उसे हम क्या कह देंगे, ब्लैक मनी। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए असेसिंग ऑफिसर के सामने, एक्सप्लेन कर दोगे आप तो बिल्कुल सही है कि सर मैंने अपना प्रॉपर्टी बेची है, हमारे पास 500 जमीन 500 बीघा जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी जिसको हमने बेचा, जिससे हमें 200 करोड़ मिला है, मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड थी इसलिए मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो अब क्या होगा, ये ब्लैक मनी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो ये क्या बन जाएगा, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कोलकाता में वो क्या नाम था, कौन सी थी यार वो, ईडी के छापे पड़े थे और कितने पैसे मिले उसके घर पे यार, अलमारियां भर भर के पैसे निकाल रहे हैं। हाँ पड़े हैं बेटा, क्या संजय राउत के घर पे पड़े हैं पैसे, छापे पड़े हैं क्या, मुझे लगा पैसे पड़े हैं। पहला हो गया समझ में, बाकी कोई काम का नहीं है बच्चों, ये सब छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्या है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास खूब सारा इन्वेस्टमेंट है जो आपने, जिसको बेनामी संपत्ति बोलते हो ना, उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। आपने ऐसे लोगों के नाम पर संपत्तियां परचेज कर रखी है, या तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है या उन लोगों की डेथ हो चुकी है। आदमी जो मर जाता है वो आधार कार्ड साथ लेके थोड़ी जाता है कि मेरा आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, मैं जाऊंगा ऊपर, आप तो गया बेटा। लोग क्या कर रहे हैं, उसका अकाउंट भी चल रहा है, उसका फोन नंबर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है उसका। लोग क्या कर लेते हैं फिर कि वो तो चला गया, उसके नाम से प्रॉपर्टियां परचेज करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो एक्सप्लेन करने तो आएगा नहीं, वो तो जा चुका है, और इसीलिए उसे बेनामी संपत्ति हम बोलते हैं। कैसी संपत्ति, जो किसी के नाम पर नहीं है। तो अगर किसी के पास बेनामी संपत्ति है तो वो भी क्या होगी, ब्लैक मनी मानी जाएगी। वेयर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर द असेसी हैज द मेड investment which is not recorded in the books of accounts and the assessee offered to no explanation about the nature and source of investment of the explanation offered, कि बता रखा है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, या फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था वो कोई काम का नहीं था, या एक्सप्लेनेशन आप दे ही नहीं पाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, ब्लैक मनी मानी जाएगी। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, अनएक्सप्लेन मनी। ये है कैश क्रेडिट, मतलब ये है कैश, लोगों के घर पे अलमारी में भरे हुए पैसे पड़े हैं। अभी ईडी ने जो छापे मारे थे वो मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, जो कोलकाता वाली थी, काफी नाम फेमस भी हुआ था उसका यार, जो भी नाम है उसका। उसके घर में अलमारियों में एक तो था, उसकी पानी की टंकी में पैसे पड़े हैं, बेड के अंदर पैसे घुसा रखे हैं, पता नहीं कितने पैसे निकले जा रहे हैं, जहां हाथ डालो आर्टिकल जो उसमें भी पैसा निकल रहा है। तो अगर ऐसा पैसा मिल रहा है, बुलियंस मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उसे हम क्या कह देंगे, ब्लैक मनी कह देंगे। वेयर द एनी फाइनेंशियल ईयर एसएससी फाउंड टू द ऑनर ऑफ द एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल and the same is not recorded in the books of accounts and SSC offer to no explanation about the nature and source of acquisition of money, bullion, bullion का मतलब होता है बच्चों रो गोल्ड। रो गोल्ड, गोल्ड के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ज्वेलरी, एक होता है बुलियन, जिसको कच्चा सोना हम बोलते हैं। सोने की बिस्किट सुने होंगे आपने नाम, उसे बोलते हैं बुलियंस, ठीक है। तो किसी के पास बुलियन मिल गया, मनी मिल गया, ज्वेलरी वगैरह मिल गया है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे असेसिंग ऑफिसर के सामने, या जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इसे हम क्या बना देंगे, ब्लैक मनी बना दिया जाएगा।
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये नॉर्मल ब्लैक मनी है बच्चों, कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 100 करोड़ की, आपने दिखा रखी है 20 लाख रुपए की, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हो आप, पर कितना दिखा रहे हो, सिर्फ 20 लाख में दिखा रहे हो। आपने प्रॉपर्टी परचेज की है बच्चों कुछ और अमाउंट की, अब दिखा रहे हो कुछ और अमाउंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देंगे सर ये इन्वेस्टमेंट आपने अंडर वैल्यू रिकॉर्ड की है, तो ये भी जो अंडर वैल्यू का अमाउंट होगा वो क्या बन जाएगा, ब्लैक मनी मान लिया जाएगा। बोलिए ना, अंडर वैल्यू का एक एग्जांपल भी दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, पढ़ के देखिए। $300 ग्राम गोल्ड है बच्चों, मार्केट वैल्यू उसकी 25,000 रुपए की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31/3/2023 को। इसे रिकॉर्ड कितने पे किया गया है, 15,000 में, तो बताओ डिफरेंस कितना है, 10,000, तो 10,000 क्या बन जाएगा, ब्लैक मनी मान लिया जाएगा। ठीक है। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, एक पर्सन जो खूब सारा पैसा खर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक शादी हो रही है, आलीशान शादी चल रही है बच्चों, बहुत सारे फिल्म स्टार उसमें डांस कर रहे हैं। फिल्म स्टार बेटा ये शादी पे आ जाते हैं डांस करने, पैसा लेते हैं ये, तो डांस कर रहे हैं बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत बढ़िया चांदी की थालियों में लोग खाना खा रहे हैं, हर प्रकार के पकवान वहां चल रहे हैं, और वहीं पर असेसिंग ऑफिसर भी खाना खाने घुस गया कि देखो जरी किसकी शादी है, इतना बढ़िया शानदार व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च है, साफ दिख रहा है। अब असेसिंग ऑफिसर सोचता है कि यार ये है कौन, ये क्लाइंट, नाम पता किया कि नाम मिस्टर RR अग्रवाल, कोई भी नाम। असेसिंग ऑफिसर ने फोन किया ऑफिस में, ये पता करो RR अग्रवाल टैक्स वैक्स पे करता है, कितना पे करता है, तो पता चला RR अग्रवाल हर साल अपनी इनकम दिखाता है सर 4,50,000 की, और 87A का रिबेट क्लेम कर लेता है। असिस्टेंट ऑफिसर ने खाने की प्लेट रखी साइड में, क्या पहले इसको मिलते हैं, कहां से लाया इतना पैसा। सोचिए बच्चों, इनकम आपने इतनी सी दिखा रखी है पर खर्चा इतना कर रहे हो आप, कितना ये पैसा कहां से लाया, किस तरह ऐसे ऐसे ही आ गया सर, लोग अपने घर से लाए हैं सारा व्यवस्था, कुछ भी बोल रहा है वो पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने इतना खर्च कर दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इतना पैसा लाए कहां से, क्योंकि खर्च भी तो वही करेगा जो तूने कमाया होगा। अरे जो मेरे पास इनकम है जिस पे मैंने टैक्स पे कर दिया, मान लो मैं 10 लाख कमाता हूं, 10 लाख के बाद मैंने उस पर 1 लाख का टैक्स पे कर दिया, तो 9 लाख रुपए मैं खर्च करता हूं, तो असेसिंग ऑफिसर मुझसे नहीं पूछेगा कहां से खर्च किया तूने, और पूछेगा बता भी दूंगा देख 10 लाख कमाया था, 1 लाख आपको टैक्स दे दिया, 9 लाख है, कुछ मर्जी करूं मेरा, मैं चाहे पार्टियां करूं, चाहे मैं शराब पीऊं, कुछ भी करूं, आपको क्या मतलब है, क्योंकि मेरा पैसा टैक्स पेड पैसा है, कुछ भी करूं, मकान खरीदूं मैं। पर मान लीजिए मैंने टैक्स पे किया कितना, 0 या 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया, पर मैं खर्च कर रहा हूं 5 करोड़ रुपए, कहां से लाया, टैक्स पे तो कर दिया, अरे टैक्स तो पे किया तूने सिर्फ 10 लाख पर, ये बाकी 490 लाख कहां से लेके आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स। आई क्या बात समझ में। और एक होता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये तो आपने अपने इको में पढ़ा होगा, पढ़ा था कि हुंडी के बारे में, हुंडी पढ़ा था ना आपने, पुराने जमाने में चलता था हुंडी, आजकल नहीं चलता। अगर किसी पर्सन के पास में कोई हुंडी मिलती है, वैसे बता दूं आजकल हुंडी का मतलब हवाला का पैसा होता है बच्चों, हवाला समझते हो आप, पैसे का ट्रांसफर करना बच्चों बिना बैंकिंग चैनल के थ्रू, उसे हवाला बोलते हैं। ठीक है, कोई बैंकिंग चैनल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, बस पैसा यहां से ट्रांसफर करना है, कोलकाता पहुंच जाएगा। बीच में लोग क्या करते हैं, पैसा आपसे क्या करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं, उसे हुंडी के नाम से जाना जा रहा है। पुराने जमाने में हुंडी हुआ करती थी, आजकल उसे हम हवाला के नाम से जानते हैं बच्चों। तो अगर हवाला का पैसा पकड़ा जाता है, 2 नंबर का पैसा पकड़ा जाता है, वो भी क्या होगा, आपका ब्लैक मनी माना जाएगा, और ब्लैक मनी पे टैक्स रेट कितना आपका 78%। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में, और कल हम मिलते हैं फिर से। बाय बच्चों। अर्पिता, हाँ ये रहा नाम बता दिया इसने। बाय बच्चों, बाय बाय।